अगर मानव संसाधन उत्तम है तो साधन का सर्वोत्तम इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह मत व्यक्त किया था। कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से नियुक्ति को अनिवार्य बनाने वाला निर्णय इस लूपहोल के कारण, इस त्रुटि के कारण, इस कमजोरी के कारण कि भारत की जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो अंकल जज सिंड्रोम का शिकार है। अर्थात सरल हिंदी भाषा में बोलूं तो भाई भतीजावाद का शिकार है। अब यहां पर यह समझिए कि न्यायाधीशों की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है, और जवाबदेही है क्या। इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म, आंतरिक। गुड आफ्टरनून। कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं और कुछ अनजाने, कि सब जाने पहचाने ही हैं। आप सभी पहचानते हैं हमें? अच्छा, कोई अनजान नहीं है? अनजान कौन है? आप दोनों? आप भी हैं? अनजान हैं? जानते हैं? अच्छा, आज दरअसल मैं ये देख रहा था कि जो क्लास हमें करनी है उस क्लास का नाम क्या रखा गया है। तो मुझे पता चला कि क्लास का जो नाम है ये मास्टर क्लास करके है। हम लोग मास्टर ही हैं। लेकिन 2.5 घंटे की क्लास में 2 भाग होंगे। एक भाग का संबंध न्यायपालिका से है और दूसरे भाग का संबंध राज्यपाल से है मूलतः। हालांकि उसमें राज्य विधायिका और राज्यपाल ऐसे लिखा हुआ है। तो मूलतः 2 बातें हैं इसमें। पहले का जो संबंध है वह है न्यायपालिका से। इस क्लास में हो सकता है कि ज़्यादा लच्छेदार भाषण की आवश्यकता ना हो, लेकिन जो तथ्य और तथ्यों का विश्लेषण है वह थोड़ा विशेष हो सकता है। ठीक है ना? और उसको हम लोग यहाँ पर 2 विशेष भागों में बांटेंगे। न्यायपालिका से संबंधित जो हमारा मामला है उसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। उसमें पहला भाग है नियुक्ति से संबंधित और दूसरा भाग है जवाबदेही से संबंधित। ठीक है ना? जो आपको दिया गया होगा टाइटल वगैरह, उसमें कॉलेजियम, जवाबदेही और महाभियोग ये 3 शब्द लिखा हुआ है। मैं उन्हीं को इन 2 भागों में
बांट रहा हूं। किसी भी संवैधानिक संसदीय लोकतंत्रात्मक देश में न्यायपालिका समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए और एक इकाई के रूप में देश के लिए आशा की अंतिम किरण होती है। और कोई भी संस्था जो आशा की अंतिम किरण होती है वह सर्वाधिक संवेदनशील होती है, वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और क्योंकि वह संवेदनशील और महत्वपूर्ण होती है इसलिए उसका होना महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका ठीक से होना महत्वपूर्ण होता है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, उसका होना महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका ठीक से होना महत्वपूर्ण होता है। विशेष तौर पर एक ऐसी संस्था जो न्याय करती है, जिस कार्य की प्रकृति उन पंच तत्वों से होती है संबंधित, जो पंच तत्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के किसी भी देश में निष्पक्षता और तटस्थता के प्रतीक होते हैं, उन पंच तत्वों को जोड़कर, उन पंच तत्वों के युग्म को सुनिश्चित करके न्यायिक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है
कि उनके द्वारा जो कुछ भी निर्णय दिया जाए वह निर्णय ईश्वर का ना हो बल्कि परमेश्वर का हो, ताकि उस निर्णय पर विश्वास किया जा सके, उस निर्णय पर विश्वास किया जा सके। न्यायपालिका की विश्वसनीयता न्यायपालिका की औचित्यता का निर्धारण करती है। अगर न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठा तो न्यायपालिका के निर्णयों का कोई औचित्य नहीं होगा, चाहे वह निर्णय संविधान की भावना या संविधान के प्रावधानों के दायरे में ही क्यों न हो। इसलिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि देश की न्यायपालिका अपने विश्वसनीयता की पराकाष्ठा को या विश्वसनीयता से संबंधित मानकता की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करे। इसलिए यह कहा गया कि न्यायपालिका में उस मानव संसाधन की आवश्यकता होगी जो मानव संसाधन हर्मिट की भूमिका निभाए। हर्मिट का मतलब होता है संत। जो मानव संसाधन संत की भूमिका निभाए। संत का मतलब धर्म नहीं, कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं बोल रहा, वह संत की भूमिका निभाए। तकनीकी तौर पर संत मुनि ये सब अलग अलग होते हैं, यहां संत की बात की गई जो सत्य के साथ स्वयं को स्वतंत्र रखता है और सत्य के साथ स्वयं को स्वतंत्र रखने के मकसद से वह उन सभी से दूर रहता है जिन सभी के साथ रहने से उसके सत्य की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ने की आशंका हो, इसलिए वह उनसे दूर रहता है। हमें वैसे मानव संसाधन की जरूरत होती है। इस दार्शनिक तत्व के अलावा अगर विश्व प्रशासन या वैश्विक प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर चर्चा की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिंतकों में से एक हेनरी फेयोल ने यह मत व्यक्त किया था कि संगठन उत्तम है या नहीं यह मानव संसाधन से ज्ञात होता है। संगठन में मानव संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मानव संसाधन उत्तम है तो साधन का सर्वोत्तम इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी यह मत व्यक्त किया था कि संविधान भले ही सर्वोत्तम हो, लेकिन संविधान को चलाने वाले यह तय करेंगे कि संविधान प्रभावशाली है या नहीं। तो न्यायपालिका बेशक सर्वोत्तम हो, 26 जनवरी 1950 को स्थापित या लागू किए गए संविधान के दायरे में 28 जनवरी 1950 को स्थापित सर्वोच्च न्यायालय आज अपने मानव संसाधन की चुनौतियों से लड़ रहा है, जिसको कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से हम जानते हैं। मानव संसाधन
जो न्यायपालिका की वस्तु स्थिति को प्रतिबिंबित करता है, वह मानव संसाधन न्यायाधीशों के निर्णयों और न्यायपालिका की बदलती हुई व्याख्याओं के कारण समय पर आया करें। अगर कोई क्लास है तो, और बटन बंद कीजिए अपना, ये बटन बंद कीजिए। क्लास का कुछ डिकोरम होता है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जब गोपनीयता का अधिकार भंग होता है तब छाती बंद करवाना पड़ता है। क्लास है, क्लास की गरिमा होती है, क्लास की सभ्यता होती है। तो यह बताने का प्रयास कर रहा था कि जो मानव संसाधन है, उस मानव संसाधन की पवित्रता आवश्यक है। वे लोग जो उस संगठन में शामिल हैं, जिनके माध्यम से देश के लोगों का भविष्य तय होना है, जिनके माध्यम से इतिहास का विश्लेषण कर वर्तमान की परिस्थितियों की समीक्षा कर भविष्य का निर्धारण करने की जिम्मेदारी है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत संविधान के संरक्षक और अभिभावक की भूमिका का सही तरीके से वह न्यायपालिका निर्वहन कर सके, तो आवश्यकता इस बात की है कि उस न्यायपालिका में संत सदृश न्यायाधीश मौजूद हैं या नहीं, जो सत्य की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हों और जो सत्य के ऊपर आने वाले किसी भी आंच को रोकने की क्षमता रखते हों। हमारे देश की न्यायपालिका ने अलग अलग न्यायिक निर्णयों के माध्यम से, संभवतः आपने सुना हो, प्रथम जज केस, द्वितीय जज केस, तृतीय जज केस, उसमें मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक कुछ और है। उनके माध्यम से 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था की अवधारणा संविधान के दायरे से पृथक होकर संविधान की एक अभिनव व्याख्या देते हुए, इनोवेटिव इंटरप्रिटेशन करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम व्यवस्था को जन्म दिया, जो भारत के संविधान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भी वर्णित नहीं था। और सर्वोच्च न्यायालय का यह मकसद था कि कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से न्यायिक गतिविधियों में राजनीति के हस्तक्षेप को रोकना सुनिश्चित किया जाए। राजनीति का हस्तक्षेप हुआ था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के बाद, जब भारत की सरकार ने A.N. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो यहां पर जब 1973 के निर्णय के बाद से A.N. रे को नियुक्ति दी गई, तो 3 न्यायाधीशों को दरकिनार किया गया जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, और उसके बाद M.U. बेग एक न्यायाधीश की कीमत पर फिर मुख्य न्यायाधीश बने। अर्थात 2 बार भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित करने का नग्न प्रयास किया। और उसके बाद प्रथम जज केस, द्वितीय जज केस और तृतीय जज केस, यानी 1998 जो तृतीय जज केस है, वहां पर आज की कॉलेजियम व्यवस्था आकर के रुकती है। और न्यायपालिका ने यह स्पष्ट किया कि कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से हम मानव संसाधन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करना चाहते हैं। जब भी मैं यह मानव संसाधन बोल रहा हूं तो कौन सा मानव संसाधन है? न्यायाधीश। मानव संसाधन को हम
राजनीति से मुक्त करना चाहती, क्योंकि जब जब राजनीति का प्रवेश न्यायिक व्यवस्था में होगा, न्यायपालिका की परमेश्वर सदृश भूमिका प्रभावित होगी। परमेश्वर सदृश भूमिका का मतलब पंचतत्व, एक संत की जो भूमिका है वह प्रभावित होगी। और इसलिए कॉलेजियम व्यवस्था की आवश्यकता है। आप तथ्य के रूप में संभवतः जानते हो कि यह जो नियुक्ति होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, उसमें यह कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, है ना। मैं इसके भी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी कुल मिलाकर 5। ये 5 एक ऐसी संस्था का गठन करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित निर्णय लेंगे। हालांकि जब उच्च न्यायालय से संबंधित निर्णय लिया जाएगा तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह की जाएगी और इनके निर्णयों के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मैं इसके बारीक पहलुओं को उठाने की कोशिश करूंगा कि सरलता से उठा सकूं। अब यहां यह समझना है कि एक कॉलेजियम व्यवस्था बन रही है जो सलाह देगी किसको? राष्ट्रपति को। सलाह या परामर्श विचार विमर्श नहीं है। विचार विमर्श मूलतः अनौपचारिक होता है, लेकिन सलाह या परामर्श औपचारिक होता है। दूसरी बात कि जब सलाह या परामर्श बाध्यकारी हो जाए तो यह सलाह या परामर्श न होकर आदेश हो जाता है। जब सलाह या परामर्श बाध्यकारी हो जाए तो यह सलाह या परामर्श नहीं होता, बल्कि यह क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। तो कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से जब यह आदेशात्मक सलाह राष्ट्रपति को दी जा रही हो, शब्दों पर ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से जब यह आदेशात्मक सलाह राष्ट्रपति को दी जा रही हो और उस सलाह में कम से कम 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों का समर्थन हो, अगर 3 से कम होगा तो इस समर्थन को मान्य नहीं किया जाएगा। तो अगर कम से कम 3 लोगों का समर्थन यहां मिलता है तो यह एक आदेशात्मक सलाह राष्ट्रपति को दी जाएगी और राष्ट्रपति इस सलाह के अनुसार क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। यह दृष्टिगत विचार आपके सामने है, यही आपने देखा होगा, यही आप सुने होंगे। और अगर उच्च न्यायालय का मामला है तो एक मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के निर्णय लेंगे। यह सुना होगा आप लोगों ने। परंतु समझने की आवश्यकता यह है कि जब यह कॉलेजियम व्यवस्था किसी भी न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या पदोन्नति करने से संबंधित कोई आदेशात्मक सलाह राष्ट्रपति को देती है, तो राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि उस सलाह के अनुसार ही वह नियुक्ति करे, सलाह के अनुसार ही वह पदोन्नति करे, सलाह के अनुसार ही वह स्थानांतरण करे, परंतु इस सलाह से संबंधित कोई समय सीमा नहीं होती। इस सलाह से संबंधित कोई समय सीमा नहीं होती। अर्थात कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा जो सलाह राष्ट्रपति को दी गई है वह सलाह कितने समय के भीतर लागू करना होगा, उस सलाह के अनुसार कितने समय के भीतर नियुक्ति करनी होगी, इसका कतई कोई निर्धारण नहीं है।
दूसरी बात कि अगर भारत के राष्ट्रपति ने उस सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया तो कॉलेजियम कितने समय में पुनर्विचार करे, न तो यह निर्धारित है और न ही कॉलेजियम के द्वारा दोबारा अगर उस सलाह को भेजा जा रहा है तो भारत के राष्ट्रपति कितने दिनों के भीतर पुनर्विचारित सलाह को लागू करेंगे, इसका भी कोई स्पष्ट निर्धारण नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से नियुक्ति को अनिवार्य बनाने वाला निर्णय इस लूपहोल के कारण, इस त्रुटि के कारण, इस कमजोरी के कारण पुनः एक बार राजनीति का शिकार होता हुआ प्रतीत हो रहा है। परिणाम स्वरूप न्यायपालिका में न्यायाधीशों के पद लगातार खाली पदों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। दूसरी बात कि जहां एक तरफ राष्ट्रपति के लिए यह स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ जब कॉलेजियम के माध्यम से संस्तुति दी जाती है, संस्तुति का मतलब क्या होता है बेटा? रिकमेंडेशन। जब संस्तुति दी जाती है कि अमुक न्यायाधीशों को या जो भी अर्हता प्राप्त हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में आना है तो 5 साल अधिवक्ता के रूप में, है ना, या फिर 5 साल न्यायाधीश के रूप में, या फिर 10 साल अधिवक्ता के रूप में, ऐसे लिखा हुआ है। तो 5 साल तो बहुत सारे न्यायाधीश होंगे जो वरिष्ठ होंगे, या 10 साल अधिवक्ता का अनुभव तो बहुतों के पास होगा। उनमें से अगर 2, 4, 10, 15 को सूचीबद्ध किया जाता है तो 1993 से लेकर के आज 2025 के बीच में, यानी 32 वर्षों में भारत की न्यायपालिका ने अपने कॉलेजियम व्यवस्था के माध्यम से यह बताने में या स्पष्ट करने में सफलता नहीं प्राप्त की है कि अनेक लोगों में से कुछ लोगों को जो अर्हता प्राप्त है सूचीबद्ध करने की मानकता क्या है, किन लोगों को हमने सूचीबद्ध किया और किन लोगों को हमने सूचीबद्ध नहीं किया। जिन लोगों को हमने सूचीबद्ध किया, जिन न्यायाधीशों को हमने सूचीबद्ध किया या जिन अधिवक्ताओं को हमने सूचीबद्ध किया, उनको सूचीबद्ध करने का कारण क्या है, और जिनको हमने सूचीबद्ध नहीं किया उनको छांटने का कारण क्या है। अर्थात पहली आवश्यकता तो यह है जानने की देश को कि कॉलेजियम ने कितनों पर विचार किया, कितनों को किस आधार पर सूचीबद्ध किया और कितनों को किस आधार पर अस्वीकृत किया। यदि वह कारण हमें ज्ञात नहीं होता तो जिनको आज सूचीबद्ध नहीं किया गया, यदि कल किया जाएगा तो यह प्रश्न पूछना संभव नहीं होगा कि आज अस्वीकृत करने और कल स्वीकृत करने के बीच में अंतर क्या आया या बदलाव क्या हुआ। चूंकि यह समस्या आज भी मौजूद है, इसलिए किताबों में पढ़ते होंगे कि भारत की जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो अंकल जज सिंड्रोम का शिकार है। अर्थात सरल हिंदी भाषा में बोलूं तो भाई भतीजावाद का शिकार है। यानी न्यायाधीशों से न्यायाधीश जन्म ले रहे हैं। जो मौजूदा न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अभी कल हुए हैं, इनके भी कोई पूर्वज न्यायपालिका में ही हुआ करते थे जो HR खन्ना के नाम से जाने जाते। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके भी पिताजी पहले मुख्य न्याय सर्वोच्च न्यायालय में हुआ करते थे।
तो एक अंकल जज सिंड्रोम, पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव कॉलेजियम व्यवस्था की त्रुटियों के रूप में उभर कर सामने आया। तो जहां एक तरफ कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना इसलिए की गई कि मानव संसाधन को सर्वोत्तम बनाया जाए, मानव संसाधन को राजनीति से पृथक रखा जाए, उस मानव संसाधन की गुणवत्ता, उस मानव संसाधन की मानकता का निर्धारण करने में और निर्धारित करते वक्त उसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में यह कॉलेजियम सफल नहीं रहा। तो कॉलेजियम की जो असफलता है, वह असफलता दो अलग अलग क्षेत्रों में है। पहला क्षेत्र है उसकी संस्तुति का, और दूसरा क्षेत्र जो मैंने अभी बताया वह क्षेत्र क्या है? राष्ट्रपति का। संस्तुति का क्या, इसमें क्या त्रुटि है कि अगर कॉलेजियम के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की नियुक्तियों में, स्थानांतरण में, पदोन्नति में कोई भी सुझाव यहां से दिया जा रहा हो तो उसकी मानकता क्या है, यह ज्ञात नहीं होता। उसमें पारदर्शिता का भाव देखने को मिलता है। और जहां पर मानकता और पारदर्शिता का भाव होगा वहां पर पक्षपात की संभावना या उसकी आशंका बढ़ेगी। अगर संभावना नहीं भी है और आशंका है तो अपने प्रारंभिक चरणों में मैंने आपसे कहा कि यह एक न्यायपालिका के रूप में काम करने वाली संस्था है जिसमें विश्वास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे ही यह पारदर्शिता की कमी होगी, न्यायपालिका अगर यह बताने की स्थिति में नहीं हो अपने कॉलेजियम के माध्यम से कि उसने कितने लोगों पर विचार किया, कितने लोगों की सूची बनाई, कितने लोगों को छांटा और किस किस आधार पर, तो नियुक्तियां राजनीति से पृथक और संदेह के दायरे से पृथक हों, इसकी संभावना उसी अनुपात में घटती जाती है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि कॉलेजियम व्यवस्था पर पुनर्विचार हमारे देश में हो, ताकि वह पारदर्शिता, वह मानकता सुनिश्चित की जा सके। जो भारत की अपनी एक सृजनात्मक, नवीनीकृत, इनोवेटिव सोच विकसित की गई 1993 में कि हम एक ऐसी कॉलेजियम व्यवस्था को जन्म दें। कितने बजे से क्लास है? बस आगे हंसती है, कोई बात नहीं। नहीं, हम तो कृतार्थ हुए। तो यहां पर समझने की यह आवश्यकता है कि जो हमारी कॉलेजियम व्यवस्था है, हम रट लेते हैं चीजों को कि कॉलेजियम में ये खामी है, 3-4 पॉइंट रट लिया उसको। लेकिन उसकी खामी क्या है और उसकी खासियत क्या है? नवीनीकृत विचार है, इंडिजिनस डेवलपमेंट है, हमारे देश की उत्पत्ति है, हमारे देश की सोच है, हमारे देश के न्यायपालिका की न्यायिक विवेचना का उत्पाद है कॉलेजियम। उसकी बौद्धिकता का प्रतिफल है कॉलेजियम। और उस कॉलेजियम का जन्म हमने इसलिए किया कि हमारा मानव संसाधन सर्वोत्तम हो सके, संत सदृश सत्य की सुरक्षा और सत्य के संरक्षण का प्रयास कर सके, ताकि सत्य की स्वतंत्रता को हम संविधान के दायरे में सुनिश्चित कर सके। मकसद तो यह था। लेकिन इन 32 वर्षों में हमने न तो मानकता निर्धारित की, न पारदर्शिता सुनिश्चित की।
परिणाम स्वरूप आज इस कॉलेजियम के द्वारा दिए गए सुझावों पर प्रश्न चिन्ह लगता है, विश्वसनीयता का अभाव होता है। और उस विश्वसनीयता के अभाव को ध्यान में रखते हुए देश की राजनीतिक व्यवस्था उसका लाभ उठाती है, और राजनीतिक व्यवस्था लाभ उठा करके कॉलेजियम के दिए गए सुझावों को कोल्ड स्टोरेज में या ठंडे बस्ते में रखने का प्रयास करती है, और उसमें वह सफल होती है, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। यही बताया था अभी कि राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि वह कितने दिनों के भीतर, कितने महीनों के भीतर कॉलेजियम के द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और अंदरूनी समस्या भारत की कॉलेजियम व्यवस्था में है, और वह समस्या है जो दृष्टिगत नहीं होती। वह यह है कि अगर कॉलेजियम व्यवस्था के तहत 4 अर्हता प्राप्त लोगों को न्यायाधीश बनाना है, तो इन चारों का एक क्रम होता है। और इस क्रम का एक महत्व है। क्रम का महत्व यह है कि आपको इसी के अनुसार शपथ दिलवानी है। अगर इसमें से किसी एक को भी शपथ बाद में दिलाई गई, तो भविष्य में वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होने की दौड़ से बाहर हो जाएगा। और भारत में न्यायमूर्ति जोसेफ के रूप में यह काम किया गया, जो उत्तराखंड से थे। जानबूझकर उन्हें शपथ विलंब से दिलाया गया ताकि वे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दौर से पृथक हो जाएं, उनकी वरिष्ठता कम हो जाए, क्योंकि शपथ के साथ वरिष्ठता जुड़ी रहती है। भारत के राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया और जानबूझ करके एक न्यायाधीश को इसी स्थान पर अन्यों की तुलना में छोटा या जूनियर या कनीय कर दिया, ताकि वह भविष्य में मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंच ही ना पाए। तो कॉलेजियम व्यवस्था कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य तत्वों का शिकार है, कुछ दृष्टिगत और कुछ अदृश्य तत्वों का शिकार है। और जब कॉलेजियम व्यवस्था, आज के संदर्भ में जिस मुद्दे की चर्चा हम कर रहे हैं, अगर कॉलेजियम व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है, तो वह कोई एक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा। जैसे ही कॉलेजियम पर प्रश्न चिन्ह उठेगा, कौन प्रश्न में आएगा? मानव संसाधन। तो कॉलेजियम व्यवस्था का विवादास्पद होना न्यायपालिका में मानव संसाधन की गुणवत्ता पर सीधा प्रश्न चिन्ह होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति ही यदि विवादों के दायरे से, विवादों के प्रभाव से पृथक न हो, तो न्यायाधीशों के निर्णय पर विश्वास की आशंका बनी रहती है। और यही कारण है कि आज भारत में न्यायपालिका अपने 75 वर्ष के सर्वाधिक संकटकालिक स्थिति से गुजर रही है। किसी क्लास में मैंने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं, एक पढ़े लिखे, एक कुपढ़ और एक अनपढ़। पढ़े लिखों से कोई समस्या नहीं, क्योंकि वे बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अनपढ़ से भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि वो अनपढ़ है। लेकिन कुपढ़, जो तथ्य के अनुसार पढ़ा लिखा है लेकिन व्यवहार के अनुसार, अगला आप लोग अपने से बोल लीजिएगा, वह कुपढ़ समस्या है। और समस्या इस हद तक बढ़ी है
कि सर्वोच्च न्यायालय का निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का मौजूदा मुख्य न्यायाधीश दोनों ही न्यायपालिका की छवि पर प्रश्न उठा रहे हैं। आज और कल के समाचार पत्र को पढ़े होंगे तो मैं शब्दशः बोलना चाहता हूं, वह यह है कि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका के लिए आवश्यक है कि वह लोगों का सम्मान अर्जित करे, और जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को भंग करने वाली किसी भी चीज से न्यायपालिका को बचाने का प्रयास मैं करना चाहूंगा, क्योंकि न्यायपालिका की गरिमा धूमिल हो गई है। न्यायपालिका पर विश्वास नहीं रह गया है लोगों को। तो न्यायपालिका पर विश्वास का न होने का मतलब यह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग पर विश्वास नहीं, या उच्च न्यायालय के भवनों पर विश्वास नहीं है, उसके भीतर बैठे हुए लोगों की विश्वसनीयता प्रश्नगत हुई है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी कॉलेजियम के उत्पाद हैं। तो सवाल यह उठता है कि इस कॉलेजियम के माध्यम से जो मानव संसाधन न्यायपालिका में प्रवेश किया है, जो कॉलेजियम व्यवस्था कुछ समस्याओं का शिकार है। कौन कौन सी समस्या? समस्या को तुरंत दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है संस्तुति की समस्या, दूसरा भाग है राष्ट्रपति की समस्या। संस्तुति की समस्या में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, पहली बात और दूसरी बात पारदर्शिता की। उसी की व्याख्या में अंकल जज सिंड्रोम, ये सब सारी बातें आएंगी। और जब राष्ट्रपति की बात लिखेंगे तो यहाँ पर समय सीमा का, ठीक है ना, और साथ में शपथ दिलाने का जो तरीका बताया। इससे होगा क्या कि आप किन किन क्षेत्रों में क्या क्या समस्या बताते हैं यह आपको मालूम होगा। सामान्य तौर पर विद्यार्थी क्या करते हैं, 4 पॉइंट लिख लिए, पता नहीं चला कौन किससे संबंधित है। तो जितना व्यवस्थित रूप में आप चीज़ों को लिखोगे या समझोगे, उतना अधिक आपको दीर्घकाल तक याद भी रहेगा, और आपके लिखने का जो तरीका है वह ज़्यादा व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ पर कॉलेजियम, फिर से लिख रहा हूँ, लिंक देखो, यहाँ कॉलेजियम, कॉलेजियम से क्या मिला? मानव संसाधन, मानव संसाधन से संगठन की कार्यप्रणाली तय होगी, संगठन की छवि तय होगी। यानी कि मानव संसाधन को ही क्या बनाना है? यही बनाना है ना, मानव संसाधन को जवाबदेह बनाना है। यही टॉपिक है ना आपका, मानव संसाधन किसको जवाबदेह बनाना है? मानव संसाधन। मानव संसाधन कौन है बेटा? न्यायाधीश। तो हमें क्या बनाना है? किसको? न्यायाधीशों को क्या बनाना है? जवाबदेह बनाना है। न्यायाधीशों की जवाबदेही सुनिश्चित करनी है हमें। अब यहां पर यह समझिए कि न्यायाधीशों की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है और जवाबदेही है क्या। जवाबदेही को फिर से दो भाग में बांटिए। जवाबदेही को दो भाग में बांटिए। पहले है सूक्ष्म जवाबदेही और दूसरा है वृहत जवाबदेही। कौन कौन सी जवाबदेही? पहला है सूक्ष्म जवाबदेही और दूसरा है बेटा वृहत जवाबदेही। ठीक है। अब जवाबदेही क्या है? कर्तव्य को कर्तव्य परायणता से निभाने का परीक्षण। फिर से बोल दे रहा हूं,
ध्यान से सुनोगे। कर्तव्य को कर्तव्य परायणता से निभाने का परीक्षण, कर्तव्य को कर्तव्य परायणता से निभाने का परीक्षण। कर्तव्य को कर्तव्य परायणता से निभाने का परीक्षण दो तरह का होता है, एक सूक्ष्म और एक बृहत। ठीक है ना। जो बृहत परीक्षण होता है, यह बृहत परीक्षण दृष्टिगत होता है। क्या होता है? दृष्टिगत होता है। और जब बृहत परीक्षण दृष्टिगत होगा तो उसमें दो चीजें शामिल होंगी, एक संविधान के प्रावधान, एक संविधान के प्रावधान और दूसरा आंतरिक प्रबंधन। दूसरा क्या होगा? आंतरिक प्रबंधन। ठीक है। पहला क्या हुआ? संविधान के प्रावधान। अब संभवतः आप सभी जानते हो कि भारत के संविधान से संबंधित कहीं भी कोई दस्तावेज लिखा रहता है तो उसमें यह मिलता है कि संविधान के तहत न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, न्यायपालिका को संरक्षण प्रदान किया गया है। और संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में लिखा जाता है, पहला पॉइंट, कि न्यायपालिका का पृथक अस्तित्व है। न्यायपालिका का पृथक अस्तित्व है। ये सुने हैं आप लोग? न्यायपालिका का पृथक अस्तित्व है। अब ये न्यायपालिका का पृथक अस्तित्व का क्या मतलब है? मैंने कहा इसमें भाषण कम होगा, चीजों को समझना ज्यादा होगा। न्यायपालिका का पृथक अस्तित्व का क्या मतलब है? न्यायपालिका के पृथक अस्तित्व का मतलब यह है कि यह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। सुने हैं आप लोग? किस पर आधारित है ये? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। और चतुर्थ जज केस 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए अनुच्छेद 124 ए और उसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया था। इसी के आधार पर, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर, जो केशवानंद भारती केस के अनुसार एक मौलिक ढांचा है। देखिए कितने चीजों को शामिल किया गया कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर 2015 में चतुर्थ जज केस में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किए गए अनुच्छेद 124 ए और उसके अंतर्गत गठित की जाने वाली राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित किया ताकि इसकी अपनी स्वतंत्रता बनी रहे। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973 के अनुसार एक मौलिक ढांचा है। दूसरा, आपने पढ़ा होगा कि संविधान का प्रावधान यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, मैं 2-4 पॉइंट ही बोलूंगा, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद न तो किसी लाभ के पद पर नियुक्त होगा और न ही भारत में किसी भी न्यायपालिका में वह प्रैक्टिस करने का अधिकारी होगा।
ठीक है। तीसरी बात यह कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तथा अन्य न्यायाधीशों को भारत के संचित निधि कोष से वेतन और पेंशन मिलेगा। भारत के संचित निधि कोष से वेतन और पेंशन मिलेगा। जैसे ही संचित निधि कोष से वेतन और पेंशन मिलने की बात होती है, वह बजटीय प्रावधान का हिस्सा तो होता है, लेकिन उस पर मतदान नहीं होता, यानी वह राजनीति का विषय नहीं रहता है। एक यह संरक्षण दिया गया। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक दूसरा संरक्षण दिया गया कि जब तक वे न्यायाधीश के पद पर रहेंगे उनके निर्णय की आलोचना हो सकती है, परंतु उनके व्यवहार और उनकी निष्पक्षता की आलोचना नहीं हो सकती। यानी न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीशों के व्यवहार की आलोचना, उनके निष्पक्षता की, उनके तटस्थता की आलोचना नहीं कर सकते। उनके निर्णय की आलोचना कर सकते हो, उनके निर्णय के खिलाफ याचिका दायर कर सकते हो, परंतु न्यायाधीशों के व्यवहार की आलोचना करने का आपको अधिकार नहीं। यह संरक्षण दिया गया न्यायाधीशों को, ताकि न्यायाधीश स्वतंत्र होकर अपना विचार रख सके। यह संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। और अंतिम एक प्रावधान दिया गया कि अगर न्यायाधीशों को हटाना होगा, उसकी चर्चा अगले वाले भाग में करूंगा, महाभियोग अलग से लिखा हुआ है ना। अगर न्यायाधीशों को हटाना होगा तो वह संसदीय प्रक्रिया के अनुसार होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 का हिस्सा है। अर्थात हटाने की व्यवस्था भी संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही होगा। इस तरह से एक संवैधानिक संरक्षण दिया गया। अब ये जो दूसरा वाला संरक्षण है, इसकी जानकारी हमें कम होती है, लेकिन यह जानकारी हमें हाल के महीनों में आई, जब आपने सुना कि एक न्यायाधीश, मैं नाम नहीं लूंगा क्लास में, एक न्यायाधीश के घर में आग लगी और रुपयों का बंडल, कहा जा रहा है कि हाँ, दुख है इनको, दुख है कि जल गया, वो ऐसे मिलता तो ठीक था। तो जला हुआ मिला। नहीं, जाहिर सी बात है, जो जलाया क्यों नहीं बेटा, हाँ पूरा पूरा मिलता तो जला हुआ मिला। अब वह जो जला हुआ मिला, उसमें दो वाक्य मैं लूंगा केवल, कि उस न्यायाधीश ने यह कहा कि जहां पर वह जला हुआ रखा गया था, इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, जहां पर वह जला हुआ रुपया रखा हुआ था, वहां न तो वे न उनके परिवार का कोई सदस्य जाता था। इसलिए किसने रखा, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। और दूसरा कि जब यह ज्ञात हुआ कि जला हुआ रुपया वहां पर है, तो उस न्यायाधीश का तबादला इलाहाबाद उच्च न्यायालय किया गया। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बार काउंसिल ने, बार एसोसिएशन, उसका विरोध किया। ये दो घटनाएं प्राथमिक तौर पर घटी। फिर आंतरिक प्रबंधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एक आंतरिक समिति बनाई, इंटरिम कमेटी। और जब यह समिति बनती है तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक और उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश होते, और ये लोग इंक्वायरी करते।
समझिएगा यहां पर। अब यहां पर जो इंक्वायरी होती है हमारे देश में, जो समिति बनती है, वह समिति अंदरूनी समिति है। उस समिति को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं है, उस समिति का संविधान में कोई स्थान नहीं है। वह अंदरूनी समिति है, न्यायपालिका बनाती है, और भारत की न्यायपालिका के द्वारा बनाई गई यह अंतरिम समिति, इंटरिम कमिटी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर दुर्व्यवहार और अयोग्यता, इन दो आधारों पर जांच पड़ताल करती है। शब्द समझिएगा। दुर्व्यवहार का तात्पर्य होता है कि संविधान की भावना के विरुद्ध काम हुआ है कि नहीं, और अयोग्यता का तात्पर्य होता है कि निर्णय निर्माण में भारतीय कानून व्यवस्था के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए काम हुआ है या नहीं। तो दुर्व्यवहार अलग है, अयोग्यता अलग है, और इसके आधार पर जो जांच पड़ताल होती है, भारतीय व्यवस्था के अनुसार वह जांच मुख्य न्यायाधीश को सौंपी जाती है, जो सौंपी गई है, और मुख्य न्यायाधीश उसे गोपनीय रखेंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगा कि दुर्व्यवहार या अयोग्यता में से कोई भी सिद्ध हो रहा है, तो वे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सूचना देंगे और संसद को यह निवेदन करेंगे कि भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। लेकिन जब हम इसकी तुलना विश्व के देशों से करते हैं, जिसमें दो प्रमुख देश शामिल हैं, एक देश है ब्रिटेन और एक देश है दक्षिण अफ्रीका। ब्रिटेन में जब अंतरिम समिति अपना रिपोर्ट देती है तो उसको सार्वजनिक करते हैं। देश की जनता को यह मालूम होता है कि रिपोर्ट में पाया क्या गया। अभी कल आप लोगों ने सुना होगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय के उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति खन्ना से पूछा गया कि जो अंतरिम रिपोर्ट आई है, उस अंतरिम रिपोर्ट पर आपकी क्या टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि उस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझ रहा हूं, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। वह क्यों नहीं उचित है? क्योंकि मामला गोपनीय है। तो न्यायाधीश टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उसमें ज्ञात क्या हुआ है। यह हमारा देश, लेकिन ब्रिटेन में उसको अनिवार्य तौर पर देश की जनता के सामने रखा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ देश की जनता के सामने उसे रखा जाता है, बल्कि देश की जनता के सामने जिस पर आरोप लगाया है उसके साथ इंटरव्यू होता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देश की जनता के सामने उससे प्रश्न पूछा जाता है। और इतना ही नहीं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तथा उस देश के जो न्यायिक विशेषज्ञ होते हैं, उन सभी को मिला करके एक संस्था बनाई जाती है जो उस आरोपी से प्रश्न कर सके। और आरोपी से जब प्रश्न किया जाए तो उसमें शुद्ध पारदर्शिता बरती जाएगी और देश की जनता को यह मालूम होना चाहिए कि वह न्यायाधीश जवाब क्या दे रहा है और जो पूछने वाले हैं वह पूछ क्या रहे हैं। यानी प्रश्न पूछने वाले का प्रश्न भी क्या है यह मालूम होना चाहिए, और जवाब देने वाले का जवाब भी क्या है यह मालूम होना चाहिए। यह उन देशों में है। लेकिन हमारे देश में आंतरिक प्रबंधन के तहत
हम नियुक्तियां, हम गठन तो करते हैं, लेकिन उसे पारदर्शी बनाने का हम प्रयास नहीं करते या पारदर्शी बनाने का समर्थन नहीं करते, यह कह सकते। हम पारदर्शिता का समर्थन नहीं करते, और वही स्थिति मौजूदा समय में देखने को मिली कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न तो उस पर तत्काल कोई निर्णय लिया और न ही उसमें क्या बताया गया है यह देश की जनता के सामने रखा। ऐसी स्थिति में जवाबदेही घटेगी या बढ़ेगी? पूछ रहा हूं, घटेगी, बढ़ेगी नहीं, जवाबदेही घटेगी। तो यह जो आंतरिक प्रबंधन है, यह आंतरिक प्रबंधन एक कमेटी के गठन का सुझाव तो देता है, एक इंक्वायरी मैकेनिज्म है हमारे देश में, लेकिन वह पारदर्शी नहीं। अब इसका एक दूसरा संबंध है जो मैं यहां से जोड़ूंगा तब बताऊंगा, लेकिन अभी इसका जो दृष्टिगत पक्ष है वो आपके सामने हमने रखा। अब यह देखो कि अगर आंतरिक प्रबंधन प्रभावशाली नहीं है तो हमें एक ही सहारा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाए, है ना। अब यहां पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, और चूंकि आप लोगों को परीक्षा देनी है संभवतः आने वाले समय में, जो एक कैप्शन आप लोगों को दिया गया होगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा, वो मास्टर क्लास से कुछ लिख के, है ना, ऐसा है ना कुछ। हाँ, मैं भी वही देखा, तो बोला हम आपको कि भाई क्या लिखा है मैं भी जान लूँ, पता चला मास्टर क्लास है। अब हम लोग रोज तो यही काम करते हैं तो मास्टर ही है। लेकिन खैर, उसमें एक बहुत ही आपत्तिजनक शब्द मिला मुझे, वह शब्द था महाभियोग। 99% लोगों को इस बात का इल्म नहीं रहता कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 61 को छोड़कर कहीं भी महाभियोग शब्द का इस्तेमाल नहीं है। बोलचाल की भाषा में इस देश में कुछ भी बोल देते हैं, सब मान्यता प्राप्त हो जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, इस देश में कुछ भी बोला जा सकता है। तो चूंकि वह हमारे तरफ से है इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं, वह कतई नहीं होना चाहिए। महाभियोग शब्द संवैधानिक दृष्टि से गलत, असंवैधानिक शब्द है। महाभियोग शब्द का इस्तेमाल केवल एक बार, और वह भी राष्ट्रपति के लिए होता है, बाकी सब के लिए रिमूवल शब्द का इस्तेमाल होता है, यानी पद से हटाया जाना। ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ, पद से नहीं, वो चेक कर रहे थे कि गलत सही ना पढ़ा दे कुछ। हाँ, मास्टर के नाम पे हाँ हाँ, वो बहुत सचेत बच्चा है, तुरंत खोजा, देखा कि ऐसे बोल रहा है ये मजाक थोड़ी है। ठीक था ना सर? हाँ, तो हंसिए मत, निंदक नियरे राखिए, सबसे नजदीक वही है। तो ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ, तो महाभियोग शब्द ठीक नहीं है। शब्द क्या है? हटाना, है ना, रिमूवल है। तो आंतरिक प्रबंधन अगर कमजोर है, ठीक है, आंतरिक प्रबंधन में आपको क्या बताया, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, इसमें एक इंटरिम इंक्वायरी कमेटी बनाई जाएगी और
लिखना चाहते हो क्या? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मैं बोल दे रहा हूं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। एक अंतरिम खोज समिति का गठन, या इन हाउस खोज समिति का गठन, इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म का गठन किया जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश देगा। इसमें सामान्य तौर पर 3 सदस्य होते हैं। किसी भी 2 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए दुर्व्यवहार और अयोग्यता की जांच होगी। दुर्व्यवहार और अयोग्यता की जांच होगी। समिति के विचार को गोपनीय रखा जाएगा। बस इतना ही अभी लिखिए, इससे ज़्यादा भी नहीं लिखवा सकता। अब इसको जरा ध्यान में रखिएगा, जो अंतरिम समिति यहाँ पर गठित होगी उसके इस 2-4 लाइन को ध्यान में रखिएगा। और अब मैं आपको इसके साथ साथ अनुच्छेद 124(4) और 124(5) की ओर ले जाऊंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा कि यह जो आंतरिक समिति बनाई जाती है, यह बैड बिहेवियर की जांच कर रही है प्राकृतिक न्याय के आधार पर, और ये जो जांच करेगी ये संवैधानिक व्यवहार की जांच करेगी। ठीक है ना? यहां पर भी दुर्व्यवहार होगा, यहां पर भी अयोग्यता होगी। अब यहां जो जांच होनी है वह जांच क्या कहती है कि यदि लोकसभा में जा रहे हो तो 100, राज्यसभा में जा रहे हो तो 50 सांसदों के नोटिस की आवश्यकता होगी। ठीक है? क्लियर? ये सांसद जो नोटिस देंगे किस आधार पर? दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर। बात क्लियर कर पा रहा हूं? अब अगर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सदन के पीठासीन अधिकारी को उचित लगा तो नोटिस स्वीकार की जाएगी, अन्यथा नहीं। यानी कि वहीं पर खारिज भी कर सकते। अगर अच्छा लगा, स्वीकृत हुआ, तो अब 1968 के अधिनियम के अनुसार, कहां के?
68 के अधिनियम के अनुसार, जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है उसके अनुसार 3 सदस्यों की एक समिति बनेगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उसमें लिप्त, तो वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और एक कोई भी विधिवेत्ता होगा। अगर सामान्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय का, तो एक मुख्य न्यायाधीश, फिर उच्च न्यायालय का कोई भी एक मुख्य न्यायाधीश और एक विधिवेत्ता, 3 होंगे। इन तीनों के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल अगर सही पाई गई, अगर सही पाई गई तो संसद में बहस होगी, तब संसद में बहस होगी। और जब संसद के दोनों सदन पृथक पृथक उपस्थित का आधा से अधिक, कुल का आधा से अधिक और उपस्थित का 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से, कुल का आधे से अधिक और उपस्थित का 2/3 अगर पारित कर देते हैं, तो फिर अंतिम चरण में वह कहां जाएगा? अंतिम चरण में वह जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति उसे हटाएंगे। यह संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है ना? तो जो इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म है हमारा, वह हटाता नहीं है। इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म हटाने में सहायक हो सकता है, ठीक है, लेकिन वह पारदर्शी नहीं है, ठीक है ना? उसमें जनता के सामने यह मुद्दा नहीं आता कि जो भी आरोप लगाए गए थे वे आरोप सही हैं या आरोप गलत है। लेकिन ब्रिटेन में और दक्षिण अफ्रीका, जिसका उदाहरण मैंने दिया, वहां पर उसे पारदर्शी बनाया गया है, ठीक है ना? यहां तक कि दक्षिण अफ्रीका में प्रश्न पूछा जाता है और देश की जनता उसे जानती है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और क्या उत्तर दिया जा रहा है। हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं। क्लियर हो गई? तो अंतर क्या हुआ कि यहां पर जो हो रहा है वह पारदर्शी नहीं है, यहां पर जो हो रहा है वह अपेक्षाकृत पारदर्शी है, क्योंकि संसद में हो रहा है, ठीक है ना? यहां पर बैड बिहेवियर का मूल्यांकन है, यहां पर संवैधानिक दृष्टि से दुर्व्यवहार और अयोग्यता का निर्धारण है। क्लियर हुआ? अब इसके आधार पर हम कौन सी जवाबदेही सुनिश्चित कर रहे हैं? वृहत जवाबदेही, ठीक है? वृहत जवाबदेही कैसी होगी? एक संविधान के दायरे में और एक आंतरिक प्रबंधन के दायरे में, ठीक है ना? अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अंतिम भाग में जा रहा हूं मैं, कि क्या इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म आंतरिक और क्या संसद के संविधान के प्रावधान, जिसको महाभियोग लिखा गया है, इन दोनों माध्यम से हम जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएंगे? पहले तो यहीं पर समझ लें कि क्या इन दोनों के माध्यम से हम जवाबदेही सुनिश्चित कर पाएंगे? तो समझने का पॉइंट नंबर 1, मानव संसाधन जो छवि के संकट से गुजर रहा है, वह इन दोनों प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। अंतर यह है कि कोई ए नाम का मानव संसाधन आज आरोपी है, तो बी नाम का मानव संसाधन जो आज आरोपी नहीं है वह जांच कर रहा है। बात समझ में आ रही? यानी वही मानव संसाधन जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है,
वह एक तथा कथित आरोपित मानव संसाधन के विरुद्ध जांच पड़ताल कर रहा है और उसके जांच पड़ताल के प्राप्ति को, उसके फाइंडिंग को देश की जनता के पास विश्लेषण के लिए नहीं रखा जा रहा है। अर्थात जो इन हाउस मैकेनिज्म बना उसके खुद की जवाबदेही का कोई निर्धारण नहीं हो रहा है। दूसरा, संविधान के प्रावधान कहते हैं कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के दायरे में गठित एक समिति जिसमें 3 सदस्य होंगे वह जांच पड़ताल करेगी। उसमें न्यायपालिका के ही सदस्य होंगे। वे जांच पड़ताल करेंगे उसी न्यायपालिका के एक सदस्य की। और अगर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कदाचार है यानी दुर्व्यवहार है या अयोग्यता है तो ये उस संसद में भेजेंगे जिस संसद में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के अनुसार और देश के लोकसभा सचिवालय के अनुसार लगभग 46% सांसद आपराधिक प्रकृति के हैं। जिस संसद में 46% आपराधिक प्रकृति के हों वह संसद न्यायपालिका के न्यायाधीश की सचरित्रता का परीक्षण करने जा रही है। यह समझने की आवश्यकता है कि जो मैकेनिज्म हमने अपने देश के संविधान के माध्यम से जो इन हाउस बिल्ड किया वह कितना प्रभावशाली हो सकता है, विशेष तौर पर तब जब जांच करने वाली, जब जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संस्था पर ही सवालिया निशान उठता हो। यही कारण है कि भारत की न्यायपालिका निरंतर संकटों का सामना करने के बावजूद कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने में अब तक सफल नहीं रही है, जिसमें वी रामास्वामी का केस सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिनके विरुद्ध समिति ने भी विचार दे दिया था कि इनका कदाचार सिद्ध होता है, लेकिन संसद में वह पारित नहीं हो सका 1993 में और लोकसभा में ही वह गिर गया। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जब आज और कल के समाचार पत्र में यह छपता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जाने वाले मुख्य न्यायाधीश और आने वाले मुख्य न्यायाधीश यह कहते हूं कि भारत की न्यायपालिका छवि के संकट से गुजर रही है, तो सवाल यह उत्पन्न होता है कि वह छवि का संकट किसने उत्पन्न किया, वह छवि का संकट क्यों है। उसका एक उदाहरण आपके सामने मैं रखने का प्रयास करता हूं, वह समझिएगा। आप सभी के सामने जैसे ही मैंने कहा कि भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, आपके एक मित्र ने कॉपी लेके चेक किया। उदाहरण क्लास से ही निकल आता है, कोई इनको प्रताड़ित नहीं कर रहा हूं। क्यों चेक किया? क्या चेक करना गलत था? क्या मेरे सामने चेक करना सही था? दोनों बात कैसे हो सकती? अब धर्म संकट आपका है। यह धर्म संकट है। क्यों धर्म संकट है? क्योंकि यहां खड़ा हुआ व्यक्ति आज अपने गुरु की छवि के साथ नहीं खड़ा रह पाया है, वह शिक्षा बेचने वाला व्यापारी हो गया है। इसलिए सामने बैठने वाला उपभोक्ता एक व्यापारी पर विश्वास नहीं कर पा रहा।
क्योंकि सामने बैठा हुआ विद्यार्थी नहीं है, वह उपभोक्ता है। वो पैसा देकर तथाकथित शिक्षा खरीदने वाला है और पैसा लेकर के शिक्षा बेचने वाला बेच रहा है। दोनों के बीच में अंतर है तो विश्वास का। इस विश्वास के खाई को कानून से नहीं पाटा जा सकता। उसको पाटने का तरीका है सूक्ष्म जवाबदेही। सूक्ष्म जवाबदेही आंतरिक जवाबदेही होती है, स्वनियंत्रण, इसको बोलते हैं सूक्ष्म जवाबदेही। सूक्ष्म जवाबदेही का संबंध है किससे? स्व नियंत्रण। किससे है? स्वनियंत्रण से। और जब सूक्ष्म जवाबदेही का संबंध है स्वनियंत्रण से, तो यहां पर एक चीज हमें समझने की आवश्यकता होगी। 1997 में न्यायपालिका ने एक विचार रखा। 1997 में, और न्यायपालिका ने यह विचार रखा कि हमें एक 16 सूत्री कार्यक्रम तैयार करना है। एक दो नहीं, हमें 16 सूत्री कार्यक्रम तैयार करना है। और ये जो 16 सूत्री कार्यक्रम तैयार होंगे, उस कार्यक्रम के अनुसार ही न्यायाधीशों को अपना व्यवहार करना है। जो 16 सूत्री कार्यक्रम तैयार होंगे, उसी 16 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार हमें व्यवहार करना है। अब वह 16 सूत्री कार्यक्रम क्या होता है? कहा जाता है न्यायिक मूल्यों का जीवन, न्यायिक जीवन के मूल्य, माफ कीजिएगा, न्यायिक जीवन का मूल्य। उस न्यायिक जीवन के मूल्य में 16 सूत्रों में से एक दो सूत्र बता देता हूं, समझना पर्याप्त होगा कि जो व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है, अगर उसके माता पिता, बच्चे, बीवी, पति में से कोई भी अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा हो, तो वह उसके आधिकारिक निवास स्थान पर रहने का अधिकारी नहीं होगा। अपने सेवा काल के दौरान वह हर संभव प्रयास करेगा कि इनमें से वह किसी से भी मुलाकात न करे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह किसी भी तरह का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे सेवा काल हो या सेवा काल के बाद। चाहे वह क्लब का ही चुनाव क्यों ना हो, वह किसी भी तरीके का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा, ताकि उसकी विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठे, ताकि कोई आशंका न हो कि वह किसी के साथ मुलाकात करने के बाद कोई निर्णय दे रहा है। वह सार्वजनिक तौर पर अपने विश्वास को उजागर करने से बचेगा। वह सार्वजनिक तौर पर अपने विश्वास को उजागर करने से बचेगा और किसी भी सार्वजनिक स्थान पर वह किसी भी तरह की कोई भी सुविधा लेने के लिए तैयार नहीं होगा। यहां तक कि वह इंडिया गेट पर गोलगप्पे वाली दुकान पर गोलगप्पा भी नहीं खाएगा, क्योंकि अगर वह खाएगा तो संभवतः उसके सामने वही व्यक्ति कभी आरोपी के रूप में खड़ा होगा। लेकिन समस्या तब देश के सामने होती है जब भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर अपने धर्म का प्रचार करता है। इस देश को यह मालूम होना चाहिए कि भारत दुनिया के उन देशों में से है जिन देशों में मुकदमा का एक पक्ष भारत सरकार होती है। 100 में से 70 से ज्यादा मुकदमों का एक पक्ष भारत सरकार है।
और इसीलिए बीबीसी लंदन के साक्षात्कार में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से जब पूछा जाने लगा तो वे उत्तर देने में असहज महसूस करने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने एक वक्तव्य में यह कहा था कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण दीवानी मामले में जब निर्णय देने का समय आया तो मैं अपने ईश्वर से पूछा कि मुझे क्या निर्णय देना है। जब ईश्वर ही निर्णय देगा तो न्यायपालिका में जाने की आवश्यकता क्या है? फिर तो कोई और भी न्यायाधीश होगा जिसका ईश्वर तथाकथित कोई और होगा, तो वह उस ईश्वर से पूछेगा और तब निर्णय देगा। यह सार्वजनिक वक्तव्य है। हमें और आपको सार्वजनिक वक्तव्य ही सामने रखना होता है, कोई अंदरूनी या स्वगढ़ित वक्तव्य नहीं। अगर यह मेरे मन में आया भी तो उसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता नहीं थी, और यदि सार्वजनिक किया तो देश को विश्वास कैसे होगा कि आपने जो निर्णय लिया वह सही निर्णय लिया? समझने की आवश्यकता यहां है। समझने की आवश्यकता यहां है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होने के तत्काल बाद NHRC का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और जब तक वह न्यायाधीश रहता है तब तक एक ही व्यक्ति के केस लगभग 40 उसे मिलते हैं, और उन 40 केस में वह उसके पक्ष में निर्णय देता है, और वह सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो जाता है। देश के सामने समस्या तब उत्पन्न होती है जब पश्चिम बंगाल उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश समय के पहले सेवानिवृत्ति लेता है, और सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद एक राजनीतिक दल का टिकट लेकर के वह सांसद भी बन जाता है। तब उसके निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि वह न्यायाधीश के रूप में बिना किसी विचारधारा के क्या निर्णय दिया होगा, या वह राजनीतिक दल की विचारधारा के आधार पर निर्णय दिया होगा। तब न्यायपालिका पर संदेह होता है, तब न्यायपालिका की छवि खराब होती है। दुनिया की कोई भी न्यायपालिका सूक्ष्म जवाबदेही से जवाबदेह होती है, बृहत जवाबदेही से नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने प्रशांत भूषण के केस में यह कहा था कि दुनिया के किसी भी देश के न्यायाधीश हों, वे किसी को दंडित करके सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। आप अवमानना के नाम पर किसी को जेल में डाल सकते हो, अवमानना के नाम पर जुर्माना लगा सकते हो, लेकिन आप किसी से सम्मान नहीं खरीद सकते। सम्मान खरीदने के लिए आपको स्वयं के चरित्र का मूल्यांकन और विश्लेषण करना होगा, और जब स्वयं के चरित्र का मूल्यांकन करोगे तो भारत में एक बेंगलोर सिद्धांत है जिसको प्रिंसिपल ऑफ बेंगलोर भी कहते हैं। बेंगलोर का सिद्धांत है, जिस सिद्धांत में यह कहा गया कि भारत के न्यायाधीशों को आधारभूत नैतिक मूल्यों का पालन करना है। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सच्चरित्रता, शुचिता, इनका पालन करना है। यानी व्यवहार की मानकता जो आधारभूत नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई हो, उन मूल्यों का पालन करना है। और उन मूल्यों का पालन करते हुए जब न्यायाधीश अपने आप को छवि के संकट से दूर रखेगा, तब न्यायपालिका के निर्णय देश की जनता को न्यायोचित प्रतीत होंगे। अन्यथा निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह हमेशा उठेगा, और उसके अनेक उदाहरण हैं। एक उदाहरण दे देता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से उगाए गए पैसे को फ्रीज नहीं किया। परिणाम स्वरूप उसका खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल 2024 के चुनाव में राजनीतिक दलों ने किया। जब साधन ही असंवैधानिक हो तो उस साधन से प्राप्त संसाधन असंवैधानिक क्यों नहीं होगा?
तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय ने लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए वह धन तत्काल प्रभाव से फ्रीज क्यों नहीं किया, यह प्रश्न उत्पन्न होता है। अनेक ऐसे मामले हैं जिसमें पेगासस का मामला है। आपको मालूम होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में इजराइल की कंपनी ने लिखित रूप से दिया कि भारत सहित दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को उसने पेगासस बेचा है और भारत की सरकार ने भी उस पेगासस का इस्तेमाल करके लोगों पर जासूसी की है। अनुच्छेद 21 आपने पढ़ा होगा, यह गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन है। आज तक हमारे देश में पेगासस पर कोई निर्णय नहीं आ पाया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेगासस को लिखित रूप से हलफनामा देना पड़ा। तो अनेक ऐसे मामले हैं जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय आज जवाबदेही के संकट से गुजर रहा है और उसका प्रभाव इतना पड़ा है कि आने वाला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और जाने वाला मुख्य न्यायाधीश दोनों सफाई देकर आ रहे हैं और सफाई देकर जा रहे हैं कि हमें जनता का सम्मान प्राप्त करना है और हमें न्यायपालिका की छवि को धूमिल होने से बचाना है। न्यायपालिका की छवि धूमिल होने से कैसे बचेगी? सर्वोच्च न्यायालय अभी हाल ही में 2 शब्दों का शिकार हुआ। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि न्यायपालिका मिसाइल छोड़ रही है और एक सांसद कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देश में गृह युद्ध करवा रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कहता है कि हमारा कंधा इतना मजबूत है कि हम इनसे प्रभावित नहीं होते, लेकिन प्रशांत भूषण के केस में सुओ मोटो निर्णय लेते हुए उसे दंडित किया जाता है, क्योंकि प्रशांत भूषण कहते हैं कि मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं, आपके न्यायपालिका पर मुझे भरोसा नहीं। तब संकट का समय आता है और तब न्यायपालिका को स्वनियंत्रण और स्वविनियमन के दौर से गुजरने की आवश्यकता होती है। तो आपके लिए यह आवश्यक होगा कि जब भी आप न्यायपालिका की जवाबदेही से संबंधित चर्चा करें तो उस चर्चा को, जो देर से आए हैं उनके लिए मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, कि सबसे पहले वो मानव संसाधन की चर्चा करें। और मानव संसाधन से किसका संबंध है? कॉलेजियम का, है ना। सबसे पहले मानव संसाधन की चर्चा करें, कॉलेजियम की चर्चा करें। उसके बाद दूसरे नंबर पर वे जवाबदेही की चर्चा करें, जवाबदेही की चर्चा करें। और जब जवाबदेही की चर्चा करें तो उसमें क्या क्या आएगा? कितनी जवाबदेही? 2 जवाबदेही, एक वृहत जवाबदेही और दूसरी सूक्ष्म जवाबदेही। जो वृहत जवाबदेही होगी वो 2 भागों में बटेगी, एक संविधान के प्रावधान के अनुसार और दूसरा आंतरिक प्रबंधन का। आंतरिक प्रबंधन में इन हाउस इंक्वायरी की बात होगी और संविधान के प्रावधान जो संविधान में दिए हुए हैं उसके अनुसार होगा, जिसमें अनुच्छेद 124 4 और 5 भी होगा, जिसके तहत हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है ना, महाभियोग नहीं है। और फिर यहाँ पर सूक्ष्म जवाबदेही जब होगी तो यहाँ पर न्यायपालिका की आचार संहिता और बेंगलोर सिद्धांत, बेंगलुरु ऐसे ही लिखते हैं, बेंगलुरु सिद्धांत, उस समय बेंगलोर ही था, बेंगलुरु सिद्धांत। ठीक है ना। तो आचार संहिता 1997, आचार संहिता 1997 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें 16 पॉइंट हैं। ठीक है ना। और उसके बाद बेंगलुरु सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के अनुसार हमें व्यवहार
करने की आवश्यकता होगी, और यदि हम इन सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार करते हैं तो न्यायपालिका कहीं ज़्यादा प्रभावशाली होकर के अपना कदम उठा सकती है। परिणाम स्वरूप उसकी छवि अच्छी होगी। क्लियर हुआ? 3 भागों में बांट करके पढ़िएगा। ठीक है? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ, जो नए न्यायाधीश हैं वो पुराने न्यायाधीश के निर्णय को, अच्छा, आपके मित्र ने यह सवाल पूछा है कि जो नए न्याय, हाँ ले लो पानी। पानी चाहिए? अच्छा, कुछ पूछ रहे हो, बोलो। पेगासस बोला था, नहीं सुने हो क्या आप लोग? ये पेगासस एक सॉफ्टवेयर जो इजराइल की कंपनी बेचती है, और कंपनी के अनुसार वह केवल सरकारों को ही बेचा जाता है। भारत की सरकार मौन है या डिनायल मोड में है ना? लेकिन पेगासस पाया गया है और उससे जासूसी भी हुई है, और इसके बारे में उसी कंपनी ने अमेरिका के एक जिला न्यायालय में लिखित हलफनामा दिया है कि हमने भारत में भी यह बेचा है, वहां पर इतने लोगों की गोपनीयता भंग हुई है, लेकिन भारत में अभी निर्णय नहीं आया है। हाँ। तो आपके मित्र ने यह पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश क्या पहले के न्यायाधीश के निर्णय को बदल सकता है? ठीक है ना? तो मैं इसका उत्तर आपको एक निर्णय से ही दे देता हूं कि दविंदर सिंह के केस में 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि जातियों का उपवर्गीकरण हो सकता है। 2004 में चेन्नैया के केस में कहा था कि उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है, और 2024 में उसी सर्वोच्च न्यायालय ने चेन्नैया केस के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए 2020 के दविंदर सिंह केस के निर्णय को संवैधानिक बना दिया। तो इसका मतलब कि पहले के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है, और नया न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कोई भी अगर मामला उसके सामने आता है तो वह वर्तमान की परिस्थितियों और संविधान के प्रावधानों की नई व्याख्या करके अपना निर्णय दे सकता है। ठीक है? चलिए, तो अब ये भाग यहाँ खत्म हुआ। ठीक है ना? दूसरा भाग शुरू होगा।